अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या कर लिया कोड रिफैक्टरिंग हमने भी सीखी थी कि कस्टम विजिट बनती है, कस्टम विजिट से किस तरह से काम होता है। फिर हमने उसको गिटहब पे अपलोड करना भी सीखा था कि गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं, गिटहब के लिंक के ऊपर, वो भी हमने देख लिया था। उसके अलावा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स से आप किसी जगह पे जाते हो या कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको नहीं समझ आ रही डिप्लॉय कैसे करना, आपको ये पता है यार एक वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर वो बताया हो, तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप हर टाइम दिमाग में याद रखो कि गिटहब पे डिप्लॉय करने का क्या प्रोसेस है। मैं भी खुद पहली दफ़ा जब मैंने सीखा, दूसरी दफ़ा फिर वीडियो देखी, तीसरी दफ़ा देखी, चौथी दफ़ा देखी, तकरीबन 10 दफ़ा तो मैंने जब जब अपलोड करना था मैंने खुद चेक करता था। बाद में मुझे खुद याद हो गया तो वो चलता गया। तो आपको भी ऐसा नहीं होगा कि जो गिटहब पे अपलोड करने का तरीका है ना, वो वेबसाइट को लाइव करने का, वो हो सकता है भूल जाए। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। इशू मेन ये है कि आपको अगर एक डिज़ाइन दिया जाए फ्लटर का, आपको वो बनाने आना चाहिए रो कॉलम स्टैक वगैरह यूज़ करके, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये गिटहब वगैरह ये कोई छोटा तरीका नहीं है। बात मतलब आप कहीं पे भी हो ना, आप एक वीडियो के थ्रू सीख सकते हो, उसको फॉलो करके कर सकते हो। मगर एक डिज़ाइन आपको दे दिया जाए, जब तक आपको रो कॉलम क्लियर नहीं होगा वो बना नहीं पाओगे। तो रो कॉलम स्टैक, ये बेसिक फ्लटर की विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। बट ये जो छोटे छोटे ये गिटहब वगैरह हैं ये चलते रहेंगे। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए एक वीडियो देखनी है। मान लो मैं आपके लेवल पे हूँ ना और मुझे किसी जगह इंटर्नशिप में कर रहा हूँ और मुझे उसने टास्क दिया है गिटहब पे कोड अपलोड करो, मुझे ये पता है कि अच्छा ठीक है, जब मैं अपनी सीट पे बैठूंगा मैं यूट्यूब पे चैनल खोल के एक वीडियो देख के कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस हो। और आपने ऐसा पहले किया भी हो, सही है। तो बस इतना पता हो। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जैसे लेट से अभी हम प्रोवाइडर को देखने जा रहे हैं, प्रोवाइडर को जब हम देखेंगे ना तो इसके अंदर एक तरीका है पूरा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। आपको वो भूल सकता है बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अब इसके अंदर करना क्या, सही है, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको कहूँ यार आप एक ये दूध ले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूध लाना है, ये दुकान कौन सी है ये ज़रूरी नहीं, ये तो आप पूछ पूछ के भी चले जाओ, बट एट दी एंड आपको ये पता मैंने लाना क्या है, दूध चाहिए। तो इसी तरह से हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं आपको एटलीस्ट ये पता हो यार ये मुझे पढ़ाया भी हुआ है कि नहीं, ये मैंने किया था, ये हद तक मैंने किया था, ये हद मैंने खुद ट्राई करनी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ना हमारे पास ना 3-4 टॉपिक्स है जो बहुत मेन है। एक प्रोवाइडर है, एक एपीआई है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तब आपकी इस्तेमाल होंगी जब आपको एक डिज़ाइन बनाना होता हो रिस्पॉन्सिव, जब आपके अंदर इतनी उम्मीद आ जाए ना हाँ मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकता हूँ, प्लस में क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और कोड रिफैक्टर भी कर सकते हैं, तब आप इस चीज़ के ऊपर समझो सही लेवल पे चल गए। अगर आपको पिछला काम नहीं आता आप ये कर तो सकते हो, इससे आपको उसका पिछले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर क्या कहते हैं ये करनी ही तब चाहिए जब आपको डिज़ाइन आता है, रिकमेंडेड है, सही है। तो अब इन दोनों को हमने सीखना है टाइम टू टाइम और इनके साथ साथ मूव ऑन होना है और इन सबको लेके चलना है, जिसमें से हम अभी के लिए शुरू करने जा रहे हैं प्रोवाइडर। ओके, अब मैं आपको अभी मैं नहीं पूछता ये प्रोवाइडर ये है क्या, बट इसके लिए मैं आपको सबसे पहले pub.dev पे जाता हूँ जहाँ से हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। हमने यहाँ से शेयर प्रेफरेंसेस किया था, हमने यहाँ से कैरोसेल स्लाइडर किया था, हमने यहाँ से बहुत कुछ किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके लिखते हैं प्रोवाइडर भी एक पैकेज है। प्रोवाइडर जैसे कि आप पहली वेबसाइट है जिस पे देखो 10 लाख से ज़्यादा लाइक्स है, इसको लोगों ने इतने मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया, मतलब 4 मिलियन या तकरीबन लोगों ने इसको यूज़ कर, 4 मिलियन का मतलब है 40 लाख लोग। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ पे गए, इसको यहाँ से कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गए, YAML में गए, नीचे गए पैकेजेस में गए, यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐड कर कमांड एस, सही है, सेव किया, ये पैकेज गेट हो रहे हैं, आउटपुट में गया, यहाँ पे जाके मैंने चूज़ किया, ये एग्जिट कोड 0 आ गया, इसका मतलब मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। दूसरा मैं क्या गया, मैं गया यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट के अंदर और इसके इस्तेमाल का तरीका देख रहा हूँ। अब प्रोवाइडर को लगाने के बहुत तरीके हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओ, हो सकता है वो आपको कोई और तरीका बताएं, आप किसी और पे जगह जाओ, ये सारे तरीके यहाँ पे लिखे हुए, सही है। जो मैं अभी तरीका फॉलो कर रहा हूँ वो भी इनमें से एक ही है,
ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक वे याद रखना है। कल को आप कहीं और जाते हो, अगर कोई दूसरा वे भी हुआ होगा, आपने सर्च करके ढूंढ लेना। सही है, मतलब प्रोवाइडर का मकसद क्या है, पहले ये मकसद पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रोवाइडर। मैं अगर जाऊँ ना गूगल के ऊपर और गूगल पे जाके लिखूँ फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट, ये फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट, यहाँ पे जाऊँ। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्लटर के अंदर मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट होती है, जिसमें से मैंने आपको दिखाया था एक प्रोवाइडर भी होती है, और जिसमें से सेट स्टेट हमने पढ़ी थी, ये जो एक लो लेवल अप्रोच थी, और हम आज तक सेट स्टेट पे काम कर रहे थे। अब हम वही काम सारे के सारे प्रोवाइडर से करें। प्रोवाइडर करने का मकसद ये है, आप वो सारे काम इससे भी कर सकते हो, सेट स्टेट से भी कर सकते हो, बट क्या कहते हैं उसका फ़ायदा ये है कि मार्केट में अब सेट स्टेट यूज़ नहीं होती। आप जब कभी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे, वो सबसे पहले पूछेगा स्टेट मैनेजमेंट कौन सी की, तो आप उसको बोलोगे मैंने प्रोवाइडर पे काम किया। प्रोवाइडर एक ऐसी स्टेट मैनेजमेंट है जो हर जगह मोस्टली चल जाती है, और अगर आपको ये आती है तो आप कोई और भी सीख सकते हो। सही है, तो हमने अभी तक जितने बैचेज़ हैं सब में प्रोवाइडर करवाई है, और सक्सेस रेट 100% है। मैं खुद प्रोवाइडर पे ज़्यादा काम करता हूँ, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और ये सारी स्टेट मैनेजमेंट की बेसिक्स है। ठीक है, तो इसको लगाने का पूरा एक तरीका है। कैसे, सबसे पहले मैं अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे नीचे गया। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, अपने लिप को ओपन किया। लिप के अंदर मैंने बनाया था एक कंपोनेंट्स, एक हमने पढ़ा था MVC पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें एक था कंट्रोलर, वो हमने बनाते हैं सबसे पहले। कंट्रोलर बना लिया। अब कंट्रोलर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, प्रोवाइडर का मतलब है इसमें आपकी सारी बिजनेस लॉजिक होगी, आपकी सारी फंक्शनैलिटी होगी। मतलब मान लो मैंने किसी बटन पर क्लिक किया, उसके क्लिक के ऊपर ये हुआ, जो भी हुआ, वो सारी फंक्शनैलिटी आपकी प्रोवाइडर में होगी। आपने जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, लेट्स से इंस्टाग्राम पे चलते हैं, इंस्टाग्राम लेट्स से, ओके ये आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ गया। अब इंस्टाग्राम के अंदर ये सारा फ्लटर का व्यू है, डिज़ाइन है। जब हमने इसके ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स डाले, ये लिखे, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके क्लिक के ऊपर देखो लोडिंग होती है, वो कहता है कि भाई पासवर्ड इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ये जो लोडिंग हुई है, उसके बाद उसने बताया भाई आपकी ये गलती है। इस टाइम जो लॉजिक पीछे चली है कि इसके लॉगिन के ऊपर चेक करो ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये अरहम के डिटेल सही हैं कि नहीं, ये ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, ये सारी की सारी लॉजिक होगी प्रोवाइडर के अंदर। मतलब आपका जो प्रोवाइडर है, ये समझो आपकी ऐप का ब्रेन होगा, ये ब्रेन होगा, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी बैकएंड होगी, मतलब यू कैन से। ठीक है, तो प्रोवाइडर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रोवाइडर जो उनसे इसकी एक्सेस किसी को मिल जाए, तो वो आपकी सारी बिजनेस लॉजिक देख सकते कि ये लॉजिक कैसे कैसे चल रही है। आपकी बड़ी से बड़ी ऐप हो, उसकी फंक्शनैलिटी कुछ भी हो, वो सारी हम प्रोवाइडर के फ़ोल्डर के अंदर ही रखेंगे। कहीं पे भी आप जाओ, हो सकता है उसका उस फोल्डर को बाहर रखो, कहीं पे रखो, बट नाम मोस्टली प्रोवाइडर होता है। मोस्टली नाम भी कुछ रख सकते हैं, बट मोस्टली इसका नाम प्रोवाइडर होता है। इसकी पहचान क्या होती है हम आगे देखते हैं। सही है, सबसे पहले आपने ये किया, कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर एक प्रोवाइडर का फोल्डर बना दिया जो खाली है। अब आप क्या करो, आपने लेट्स से आपने बनाया इनमें से कौन सा पेज, साइनअप पेज, ठीक है, ये है साइनअप स्क्रीन डॉट डार्ट। आपने इसकी लॉजिक लिखनी है, हर पेज की लॉजिक होगी ना, मतलब ये कि अभी लॉगिन है, इसी तरह से साइनअप है, ये साइनअप है। अब आपने इस पेज की लॉजिक लिखनी कि जब कोई बंदा इसको फिल करेगा उसके बाद क्या होगा, जैसे वो साइनअप पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो आपने क्या किया, साइनअप स्क्रीन की लॉजिक किस में लिखनी है, प्रोवाइडर में। हर स्क्रीन का एक प्रोवाइडर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हर स्क्रीन का एक प्रोवाइडर होगा। सबसे पहला स्टेप जो उनसा है ना, जो प्रोवाइडर के लिए आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि एवरी व्यू स्क्रीन हैज़ इट्स ऑन प्रोवाइडर मोस्टली। तो ऐसे तो कई ज़्यादा प्रोवाइडर बन जाए, तो ब्रेन तो एक ही होता है, साइनअप तो एक होता है, साइनअप की लॉजिक एक होती है, लॉगिन एक होता है, लॉगिन की लॉजिक एक होती है। तो हम एक ही प्रोवाइडर, एक ही प्रोवाइडर किसी के हाथ लग गया तो पूरी ऐप वही की हिस्से में ख़त्म।
दूसरी, एक फ़ाइल जितनी बड़ी होगी लोड इतना ज़्यादा तो होगा। आप मतलब एक स्क्रीन को अलग प्रोवाइडर बना रहे ताकि एक स्क्रीन खराब हो तो बाकी का डाटा बाकी का वो ये बेसिकली सॉलिड प्रिंसिपल होता है कि आपकी हर चीज़ अलग अलग है। मान लो तुमने 10 किलो है, आपने कहीं लेके जाना, तुम्हारे पास अप्रोच है 2-2 किलो की डिवाइड कर लो, या 10 किलो इकट्ठा लेके जाओ। अगर वो गिरेगा 10 किलो तो 10 किलो ख़त्म, पर 2 किलो में से एक गिर गया तो जो 4 किलो तो 4 डब्बे तो बच गए ना। सही है, तो हर स्क्रीन का एक प्रोवाइडर होगा मोस्टली। सही है, अब मैं जाता हूँ प्रोवाइडर के अंदर, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम भी रखूँगा साइन अप प्रोवाइडर। ऊपर आपने स्लैश लगाया। कहाँ लगा? वो खुद आया, कह रहा है कंट्रोलर के अंदर कुछ नहीं है ना, मैंने कंट्रोलर के अंदर फोल्डर बनाया तो उसने खुद ब खुद ये कर दिया। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, साइन अप प्रोवाइडर डॉट डाट लिख दिया। ओके ओके, समटाइम ऐसा भी होता है कि इसकी जगह लिखा होता है कंट्रोलर, साइन अप कंट्रोलर। कहीं जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ लिखा होता है साइन अप, उससे पता चलता है ये प्रोवाइडर के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, बट मैं इसको यूज़ करता हूँ साइन अप प्रोवाइडर, क्योंकि नाम से ही पता चले कि ये प्रोवाइडर फाइल है। इधर तो कुछ एनीथिंग, हर फाइल की एक प्रोवाइडर होगा। लॉगिन का प्रोवाइडर, साइन अप का प्रोवाइडर, होम का, अब इधर देखो कितनी ज़्यादा है। होम प्रोवाइडर, लैंडिंग प्रोवाइडर, लिस्ट व्यू प्रोवाइडर, लिस्ट व्यू स्क्रीन प्रोवाइडर, लॉगिन प्रोवाइडर, प्रोडक्ट प्रोवाइडर, प्रोफाइल प्रोवाइडर, रिस्पॉन्सिव प्रोवाइडर, साइन अप प्रोवाइडर, टास्क टू डू प्रोवाइडर, जितने भी हैं। हर पेज का एक अपना अपना प्रोवाइडर होगा जब आपने लॉजिक लगानी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने इसको ओपन करना है, इसके अंदर एक क्लास बनानी है, इस प्रोवाइडर फाइल के अंदर आपने इसका नाम रखना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट नाम वो रखो जो क्लास का नाम रखो, जैसे आप अपने स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट का रखते हैं। सही है, आपने इसका नाम रख दिया साइन अप प्रोवाइडर। मेक श्योर इधर क्लास जो है वो स्टेटफुल स्टेटलेस नहीं होगी। स्टेटलेस स्टेटफुल सिर्फ व्यू में होता है। हमने यहाँ पे से एक सिंपल क्लास बनानी है जिसका नाम रख दिया साइन अप प्रोवाइडर। यहाँ पे आपने लिख दिया एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख दिया चेंज नोटिफाई। इधर तक कोई मुश्किल। जहाँ क्लास का नाम था ना, उसके आगे आपने 2 वर्ड लिख दिए। आप कोई भी दुनिया की क्लास बनाओ आपने प्रोवाइडर की, तो आपने ये वर्ड लिखना है, एक्सटेंड्स चेंज नोटिफाई। इसका मतलब क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, बट ये काम हमने एक्स्ट्रा किया। क्या किया, हमने क्लास बनाई और उसके आगे लिख दिया एक्सटेंड चेंज नोटिफाई। 2 स्टेप। अब मैं दूसरे को भी लिख देता हूँ। पहला स्टेप हो गया कि हमने हर फाइल के आगे वो बना दी। दूसरा स्टेप हो गया कि हमने ये ऐड कर दिया विद प्रोवाइडर क्लास। ओके, 2 स्टेप हो। तीसरा स्टेप आपने मेन डॉट डार्ट में काम करना है। मेन डॉट डार्ट में गए, मेन डॉट डार्ट में आप आए, यहाँ पे आपकी मटेरियल ऐप है। ठीक है, मटेरियल ऐप को आपने रैप करना है एक विजिट के अंदर। मटेरियल ऐप को रैप करना है एक विजिट के अंदर, रैप विद द विजिट, और इसका नाम लिख देना है मल्टी प्रो। इसका नाम लिखना है हमने, चेक करना तो। ओके, ये हम पॉपुलर डेफ पे गए, प्रोवाइडर के अंदर गए, एक सेकंड में ना खुद मेरे दिमाग से निकल गया। इसको हमने ऐड करना है, रैप करना है। एक इधर ऊपर गए, एग्जाम्पल में गए, ये है मल्टी प्रोवाइडर। ये आ क्यों नहीं रहा सजेशन? इधर मल्टी प्रोवाइडर ऐड किया, इंपोर्ट किया, आया नहीं। ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, दोबारा जाते हैं, पैकेज कट करते हैं दोबारा। प्रोवाइडर लगा हुआ है, प्रोवाइडर लगा हुआ है, इधर गए, ये आ गया। सही है, मैं दोबारा इधर करता हूँ। मैंने क्या किया,
यहाँ पे लिखा हुआ था पहले मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप को रैप किया एक विजिट के अंदर और उसका नाम रख दिया मल्टी प्रोवाइडर। ये सजेशन आ रही है, ये सही है। मटेरियल ऐप को रैप किया मल्टी प्रोवाइडर का, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है, रैप मटेरियल ऐप विद मल्टी प्रोवाइडर, सही है। ओके ओके, और उसको इंपोर्ट भी किया ताकि वो इंपोर्ट हो जाए। कहाँ से इंपोर्ट हुआ? ये प्रोवाइडर की पैकेज जो हमने अभी लगाया। अब पैकेज सही होगा तब ये सजेशंस आएगी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर किया ये एरर दे रहा है, कहता है भाई इसको कुछ मिसिंग है। वो कहता है कि मुझे आपने एक चीज़ देनी है, वालेकुम अस्सलाम, मुझे क्या कहते हैं आपने क्या देनी है, प्रोवाइडर देनी है। यार ये चेयर्स इधर कर लो, या तुम एक एक चेयर आगे हो जाओ ना सारी, ये चेयर्स इस पर बैठो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बहुत आगे जाओगे। आगे किस तरफ? हाँ तुम सारे इधर इधर हो, वो चेयर को उधर उधर कर, उधर उधर कर लो ना एक एक चेयर सारे। ये कितनी चेयर्स रखी हो? हाँ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, सही है। ओके तो अब अभी हमने क्या किया है, जो थर्ड स्टेप है वो ये था कि हमने क्या किया है। पहला स्टेप क्या था, हमने एक फ़ाइल बनाई है, इसका नाम रखा है एक प्रोवाइडर फाइल बनाई है। प्रोवाइडर फाइल क्या थी, जितने हमारे व्यूज़ होंगे उतनी हमारी प्रोवाइडर फाइल होंगी। मैंने अभी क्या बनाई, एक साइन अप प्रोवाइडर डॉट आर। दूसरा स्टेप क्या था कि हमने जो प्रोवाइडर फाइल बनाई है उस सिंपल क्लास के अंदर एक्सटेंड चेन नोटिफायर लगा दी, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था, वो भी हो गया। तीसरा स्टेप था कि आपने क्या करना, अपने मटेरियल ऐप को रैप करना मल्टी प्रोवाइडर में, और मैंने यहीं पे किया, मटेरियल ऐप के ऊपर रैप कर दिया मल्टी प्रोवाइडर। जब ये मैंने किया है ना तो उस पर एरर आ रहा है, वो कहते हैं कि इसके बाद माउस लेके जाता हूँ, वो कहता है प्रोवाइडर्स इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये कि उसको एक पैरामीटर चाहिए प्रोवाइडर्स का, ये सही है। यहाँ तक यहाँ तक इशू, यहाँ तक अगर आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को बंद करके रन करते हो और आपका प्रोजेक्ट चल जाता है, इसका मतलब ये आपने प्रोवाइडर सही तरह लगा ली। अभी मैंने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा भी बंद करके रन नहीं किया, तो मैं इसको बंद करके रीरन लगाता हूँ, सही है। तो ये 3 स्टेप्स थे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट। आप दुनिया में कहीं पे हो, आपको प्रोवाइडर लगाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक प्रोवाइडर फाइल बनानी होगी, उसके बाद चेंज नोटिफायर से इसकी पहचान होगी, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, उसको रैप करना पड़ेगा मल्टी प्रोवाइडर, सही है। ओके अब वो ये कह रहा है कि आपने अभी तक ये कर तो दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, ये खाली है प्रोवाइडर। अब इमेजिन करो आपने क्या किया, एक फ़ाइल, हमारी स्क्रीन थी साइन अप स्क्रीन, हमारा एक प्रोवाइडर था साइन अप प्रोवाइडर। अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक कैसे होंगे? एक आपने एक व्यू बनाया है साइन अप स्क्रीन, और आपने एक प्रोवाइडर बनाई है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं हुए। इनको लिंक करने के लिए आपने हमेशा ही काम करना है, आपने प्रोवाइडर के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट एरो, और यहाँ पे उस प्रोवाइडर का नाम देना है जो आपने अभी भी बनाया। मतलब मान लो आपने कौन सा प्रोवाइडर बनाया, साइन अप प्रोवाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप ना किया तो आपका जो प्रोवाइडर है वो लिंक नहीं होगा। आपने इधर 1000 फाइल्स बना ली प्रोवाइडर की, अगर आपने उनको मल्टी प्रोवाइडर के अंदर इस तरह से रजिस्टर ना किया तो आपका काम यूज़लेस है। और ये 4th स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि क्या आपने करना है, रजिस्टर करना अपना प्रोवाइडर। इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर ये मान लो आपकी क्लास है, ये आपको पूरी यहाँ पे क्लास है, आपने क्लास के अंदर 10 फाइल बना दी प्रोवाइडर, साइन अप प्रोवाइडर, लॉगिन प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर, सब। अब वो किसी भी क्लास में तो नहीं बैठ सकता ना, ऑब्वियसली उसको परमिशन चाहिए किसी अथॉरिटी की, या उसको जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना है, उसको रजिस्टर होना है, तो उसको रजिस्टर करने का काम मेन मेथड का काम। ऐसे ही होता है जैसे आप जब एक पर्सन
ऐड होता है तो कॉलेज की कोई ना कोई मेन मैनेजमेंट होती है या मोस्टली जो चेक करती है, कोई कार्ड, कोई भी, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो ये जो मेन मेथड है ना, इसके अंदर ये मल्टी प्रोवाइडर के अंदर ये लाइन बेसिकली शो करेंगी कि आपके कितने कौन कौन से प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे और प्रोवाइडर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा लॉगिन प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर, सबको एज अ रजिस्टर कर दूँ। इधर आपको प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा अपने बाकी प्रोवाइडर्स को। जब तक आप अपने प्रोवाइडर को रजिस्टर नहीं करोगे ना, जब तक आपका प्रोवाइडर यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट अभी तक स्कूल के अंदर रजिस्टर ही नहीं हुआ, वो ना किसी क्लास के अंदर बैठ सकता ऑफिशियली, ना वो कोई एग्ज़ाम दे सकता है, ना उसकी कोई अटेंडेंस होगी, कुछ भी नहीं होगा जब तक एक स्टूडेंट ऑफिशियली रजिस्टर नहीं होगा। तो सेम एज इट इज़, जब भी एक प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे main.dart के अंदर मल्टी प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे जाके ये लिखना है चेंज नोटिफाइड प्रोवाइडर, और इसके आगे आपने यहाँ पे लिख देना है उसका नाम जिस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है। मैं एग्जांपल एक और बनाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोवाइडर के अंदर एक और बनाता हूँ, लॉगिन प्रोवाइडर .dart, सही है। और यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक सिंपल क्लास, उसका नाम रखूँगा लॉगिन प्रोवाइडर। यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर, उसके बाद ये बन गया मेरा ओके। अब मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँ, कोई इस्तेमाल नहीं, जब तक मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर ना करूँ। मैंने यहाँ पे लिखा चेंज नोटिफायर कॉन्टेक्स्ट एरो, और यहाँ पे आपने लिख दिया उसका नाम लॉगिन प्रोवाइडर। मेक श्योर ये नाम वो होगा जो आपने यहाँ पे क्लास का नाम रखा। अगर आपने इधर लिख दिया खाली लेट से एल, ये कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, इमेजिन कोई बंदा, तो आपने इधर वही लिखना। और हमने मीनिंगफुल नाम रखना है, हमने ऐसे नाम तो नहीं रखने हैं जो मीनिंगलेस हो। तो हमने इस वजह से इसका सही नाम रखा लॉगिन प्रोवाइडर, और यहाँ पे नाम सही रखा लॉगिन प्रोवाइडर। ओके, तो 4th स्टेप हमारा ये था, हमने रजिस्टर कर दिया अपना प्रोवाइडर इन मेन मेथड, इन मेन क्लास। ओके ओके ओके, यहाँ तक हमारा काम था प्रोवाइडर को लिंक करने का। और ये जो स्टेप्स हैं ये कॉमन स्टेप्स हैं, आप कहीं पे भी हो ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन स्टेप्स को हमने याद रखना है, इन स्टेप के बेस पे ही हम आगे प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। सही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि क्या कहते हैं याद रहे ये 4 स्टेप। सबसे पहला क्या काम है, आपने लेट से एक स्क्रीन बनी है, होम स्क्रीन के अंदर आपने अब इसका प्रोवाइडर बनाना। तो आप क्या करोगे, अपने कंट्रोलर के अंदर जाओगे, प्रोवाइडर के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाके एक फ़ाइल बनाओगे, क्या नाम रखोगे उसका, होम प्रोवाइडर .dart। यहाँ आगे इसको एक सिंपल क्लास बनाओगे, और इसको लिख दोगे होम प्रोवाइडर एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर। ओके, पहला स्टेप था आपने फ़ाइल बना ली, दूसरा आपने चेंज एक्सटेंड लगा दिया। ओके, तीसरा स्टेप था आपने मटेरियल को रैप कर दिया। ये काम 1 टाइम ही होगा ओनली, ये काम जो सा ओनली 1 टाइम होगा, ओनली 1 टाइम। या आपने जब एक दफ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज लगा लिया, आपने अपने main.dart में जाओ और आपने यहाँ पे इसको मल्टी प्रोवाइडर को लगा लिया, ये काम एक दफ़ा ही होगा। जो 4th स्टेप पर रजिस्टर करो, रजिस्टर मतलब उसको मेन में रजिस्टर करो। यहाँ पे गए, कोमा डाला, यहाँ पे लिखा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे एरो के आगे क्लास का नाम क्या रखा था, होम प्रोवाइडर। दैट्स इट। कितना मुश्किल है कि 4 स्टेप 10 दफ़ा ट्राई किया हो ना तो फिर ज़िंदगी में बंदा ना भूले। और बिलीव मी, अगर आप इसको भी प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, फिर कहोगे यार इतना मुश्किल था यार उसके अंदर ऐड करने। कुछ भी नहीं है, नहीं, ठीक है, सही है, नहीं पूछूंगा, सही है। तो ये सिर्फ एक 4 स्टेप्स थे प्रोवाइडर को लिंक करने के। मतलब आपने एक नई प्रोवाइडर फाइल बना के उसको किस तरह से प्रॉपर्ली इस लेवल तक लेके जाना है कि आप उसको बस इस्तेमाल करना शुरू करो, वो यही 4 स्टेप्स हैं, सही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होते हैं। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ चेंज नोटिफायर, ठीक है, व्हाट इज़ एक्सटेंड, व्हाट इज़ ये प्रोवाइडर। अब मैं पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ चेंज नोटिफायर। चेंज नोटिफायर का मतलब ये है
एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आप 4 बहन भाई हो, अभी कितने तीन बहन भाई हैं एग्जाम्पल, होम लॉगिन साइन अप। अब क्या सीन है, साइन अप की स्क्रीन के अंदर कुछ चेंज होगा। मतलब लेट्स से मैं इंस्टाग्राम के पेज पे चलता हूँ, इंस्टाग्राम का पेज है ये। अब जब भी कोई बंदा साइन अप पे क्लिक करता है तो एक रिक्वेस्ट जाती है साइन अप को, इंस्टाग्राम को। अगर पेज के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो इस साइन अप की स्क्रीन को नोटिफाई करेगा, ये क्लास बताएगी कि कहाँ पे चेंज हुआ। मतलब लेट्स से आपकी इतनी बड़ी क्लास है, आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपने उसमें चेंज किया और कहाँ पे चेंज हुआ। तो ये चेंज नोटिफायर एक्चुअली नाम से इसका पता चल रहा है। इसका नाम का अगर मतलब आप देखो ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है कि जब भी कोई चेंज होगा तो ये नोटिफाई करेगा, जब भी कोई चेंज होगा तो नोटिफाई करेगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में देखूँ कि जो साइन अप प्रोवाइडर है, जो साइन अप प्रोवाइडर की क्लास है, इसकी क्लास के अंदर जब भी कोई चेंज होगा तो उसको नोटिफाई करने का काम इस चेंज नोटिफायर का काम है कि कहाँ पे चेंज हुआ। तो चेंज नोटिफायर बेसिकली क्या करेगा कि कहाँ पे चेंज हुआ है हमारी साइन अप प्रोवाइडर के अंदर। सही है। तो अब हम जब आगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो आपको इसका सही समझ तब आएगा प्रैक्टिकली। बट इसका थ्योरेटिकली मीनिंग यही है कि जब भी हमारी साइन अप प्रोवाइडर के अंदर कोई चेंज होगा तो चेंज नोटिफायर क्या करेगा, ये भी एक क्लास ही है, बिल्ट इन क्लास है। ये क्या करेगी, लिसन करती रहेगी। यहाँ पे देखो लिखा है ये लिसनेबल है। लिसनेबल का मतलब होता है जैसे मैं एक बंदे की ड्यूटी लगाऊं कि यार इस बंदे को सुनते रहो, जब ये कोई ऐसा बात बोले या ऐसा कोई काम करे तो मुझे बता दे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है चेंज नोटिफायर, ये हमें लिसन कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली देख रहा है कि अच्छा ये क्या कर रहा है। जब भी किसी बंदे ने एक्शन लिया तो चेंज नोटिफायर ने कहा ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो ये चेंज होने से बहुत फ़ायदे होंगे, अभी हम आगे जब देखेंगे। सही है। तो एट दी एंड हर प्रोवाइडर क्लास के अंदर अपना एक चेंज नोटिफायर होता है। सही है। और ये जो एक्सटेंड है ना बेसिकली ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ हो रहा है। आप में से अगर किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी ऊप, तो उसको पता होगा कि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी के अंदर यूज़ कर। मतलब मान लो ये एक क्लास है लॉगिन प्रोवाइडर और ये दूसरी क्लास है चेंज नोटिफायर, ये तो हमने बनाई है, ये पहले की बनी हुई। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपनी क्लास में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली एक्सटेंड करेंगे। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, मान लो आपके पेरेंट्स हैं, जब चाइल्ड पैदा होता है तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइल्ड के अंदर आती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितनी आदतें होती हैं, कितने फिज़िकल बिहेवियर्स होते हैं, कितना कुछ होता है। तो इमेजिन करो एक्सटेंड के बाद आपके पेरेंट है या आपकी लेट्स से फैमिली में आपको कोई पर्सन है, आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हो। तो अब हम अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं नेचुरल लाइफ में। तो ये एक्सटेंड का वर्ड जो उनसे बेसिकली इनहेरिट करने के लिए यूज़ हो रहा है। सही। तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन यही होंगे कि चेन नोटिफायर क्या होता है। तो उसका आंसर ये है कि चेन नोटिफायर जिस भी क्लास के अंदर लगा होगा, जिस भी क्लास के साथ लगा होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो ये चेंज या कोई भी चेंज अकर होगा फाइल के अंदर तो ये इसको नोटिफाई कर देगा, ये बता देगा कि भाई ये चेंज हुआ। अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो देखना यही होगा। इसके अलावा ये एक्सटेंड का कीवर्ड क्या है। एक्सटेंड का कीवर्ड क्या होता है कि जब हम कोई इनहेरिटेंस को कहीं पे यूज़ करना चाहें। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी में यूज़ करना चाहें, पेरेंट की चाइल्ड, चाइल्ड की पेरेंट या कोई भी इस तरह की। तो इस तरह से इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बनता है कि जो प्रोवाइडर है, ये जो प्रोवाइडर का पैकेज यूज़ कर रहे हो, इसमें मल्टी प्रोवाइडर क्या होता है। ये मल्टी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है, इसमें मल्टीपल प्रोवाइडर्स होंगे, 1 2 3 4 1000 10,000 जितने भी हों। सही है। तो प्रोवाइडर के अंदर, मल्टी प्रोवाइडर के अंदर सारे लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स होते हैं कि यार ये प्रोवाइडर इसमें यूज़ हुआ है। अभी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, रियल कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये लगा हो। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, इसकी मेन डॉट डार्ट खोलता हूँ, ये मिल गया। ये देखो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टी प्रोवाइडर लगा। उसके अंदर देखो यहाँ पे प्रोवाइडर्स की शुरू होती है। अब आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा है। यहाँ से लेके ये देखो, यहाँ से लेके ये सारे प्रोवाइडर लगे हुए, ये एक प्रोजेक्ट के अंदर रियल पे लगे हुए हैं कि भाई ये प्रोवाइडर है। चेन नोटिफायर उसने प्रोवाइडर का नाम रखा हुआ है। अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देखो क्लास है एक्सटेंड नोटिफायर, उसके बाद उसने उसका काम किया।
मतलब एक ही काम उसने, एक रियल ऐप जो प्रोडक्शन में ऐप स्टोर पे चल रही है, प्ले स्टोर पे चल रही है, इस तरह से उसने एक ही फाइल के अंदर यहाँ पे प्रोवाइडर लिखे हैं और जो प्रोवाइडर क्लास है उसी के आगे चेन नोटिफायर वगैरह लगा हुआ। सही है। तो एट दी एंड ये एक ही अप्रोच जो मैंने बताई, आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में काम करो, अप्रोच यही रहेगी कि आपने क्या करना है, बेसिक लेवल पे आपने मल्टी प्रोवाइडर लगाया, ये लगाया, प्रोवाइडर बनाया, चेन नोटिफायर किया और दैट्स इट, हो गई ज़िंदगी आसान। ठीक है, बस इतना आपने करना है काम, इतना आपने करना है। ये जो 4-5 स्टेप्स है इनको परफॉर्म करना है। प्रोजेक्ट को बंद करके रन करोगे, अगर एरर नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रोवाइडर लग गया, अगर एरर आ रहा है इसका मतलब प्रोवाइडर नहीं लगा। सही है। तो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होगे और इन्हीं स्टेप्स को बस फॉलो करके हमने प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है। ओके, कोई क्वेश्चन? नथिंग, बोलो। ओके इसके अलावा एक और चीज़ है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे पूछेंगे आपने स्टेट मैनेजमेंट कौन सी की, तब आप उसे बोलोगे प्रोवाइडर। जब आप प्रोवाइडर बोलोगे ना तो उसको समझ होगी कि इसको ये सारे स्टेप्स आते हैं। अगर आप कल को किसी और स्टेट मैनेजमेंट पे जाते हो, रिवर पोर्ट, तो रिवर पोर्ट के भी इसी तरह से स्टेप्स, हर स्टेट मैनेजमेंट के एक स्टेप होते हैं। जैसे सेट स्टेट लगाने का भी एक स्टेप था, आप स्टेटफुल क्लास बनाओगे, फिर उसमें सेट स्टेट लगाओगे, फिर ये करोगे, तो इसके भी एक स्टेप्स थे। हर स्टेट मैनेजमेंट के एक अपने स्टेप्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप ये कहो मुझे रिडक्स आती है और आपको स्टेप्स ना पता हो तो वहाँ पे आप पकड़े जाओ। तो आप उसे बताओ हाँ मुझे प्रोवाइडर आती है, उसको स्टेप्स में क्या पूछ लेगा, यही पूछेगा कि यार ये मल्टी प्रोवाइडर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो एट दी एंड आपने सिर्फ इन्हीं स्टेप्स को याद रखना। एक अच्छी स्टेट मैनेजमेंट अगर आपकी ग्रिप हो जाए ना तो सच में आपको इस सारी स्टेट मैनेजमेंट लगाना आसान है। आपको पता होगा कि यार अच्छा हर किसी के स्टेप्स ये है। जब वो स्टेप्स आपको याद होंगे तो सच में सबसे आसान होगा। जो इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट मानी जा रही है वो ये है ब्लॉक, इसके भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, इसको करने के भी बहुत अप्रोचेज़ हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही। सही है। तो एक्चुअली ये प्रोवाइडर सीखने का मकसद ये नहीं है कि हमने प्रोवाइडर पे रहना है, मकसद ये है कि हम इससे आगे जो स्टेट मैनेजमेंट है इनको आसान करें। सही है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है आप कहीं जॉब प्रोवाइडर ही हो सकता है कि सारे के सारे ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हाईली चांस है, या हो सकता है कि सारे के सारे रिवरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है सारे के सारे गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत फेमस है। तो इन शॉर्ट ये भी बहुत फेमस है। तो इन शॉर्ट आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक स्टेट मैनेजमेंट से सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब आप सब कुछ कर तो सकते हो बट हर किसी की अपनी अप्रोच है कि वो कौन सी को इस्तेमाल करके आप बना रहे हैं। सही है। तो इस वजह से हमने बस वे को सीखना है कि काम कैसे कर रहा है, फिर हम नेक्स्ट जहाँ पे भी जाएंगे उधर भी ऑब्वियसली चेन नोटिफायर की जगह कुछ और होगा, उसकी जगह मेन मेथड की जगह कुछ और होगा, बट होगा एक्चुअली काम ये। ओके दैट्स इट। ओके बस इतना आपने करना है, ये आज के लिए ना।